गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 11th क्लास का इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे डिमांड। एक लेक्चर हम देख चुके हैं, अब ये हम दूसरे लेक्चर पे आ गए हैं। अभी तक हमने जो देखा एक बार शॉर्ट रिकैप देता हूं आप लोगों को। हमने अभी तक डिमांड की डेफिनेशन देखी। देखिए, हमने मीनिंग ऑफ डिमांड देखा, उसको समझा। डिमांड क्या है? डिमांड का मतलब ये है कि डिजायर, वांट, डिजायर और रिसोर्सेस टू फुलफिल डिजायर, विलिंगनेस, है ना। ये था। उसके बाद हमने क्वांटिटी डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड देखा। उसके बाद उसके फैक्टर्स देखे। फैक्टर्स कितने थे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जिसको कहा जाता है, या फिर फैक्टर्स डिसाइडिंग डिटरमाइनिंग डिमांड, आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे डिटर्मिनेंट्स कहें चाहे जो भी कहें। ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, आप ये देख लीजिएगा। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में ये आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड यहाँ पर पूरा दे दिया आपको। अब आज हमें जो पढ़ना है वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है ये हम समझते हैं। तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट कैन बी आइदर with respect to one consumer, individual demand function, are to all the consumers that in the market function। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन ए फंक्शंस। किसका फंक्शन? डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। फैक्टर से इनका क्या मतलब है? हमने जो ऊपर फैक्टर पढ़े हैं, ये जो ऊपर फैक्टर लिखे हुए हैं, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन, सीजन एंड वेदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, इसका इम्पैक्ट किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर क्या पड़ता है, उसकी डिमांड का रिलेशन। जैसे मैंने बताया, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यदि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने दो तरह के गुड्स देखे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट मतलब तू नहीं कोई और सही, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, आप चाय का प्राइस बढ़ा दो तो कॉफी का प्राइस, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, या कॉफी का प्राइस बढ़ा दो तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। ये था सब्स्टिट्यूट। आप बॉल पेन का प्राइस बढ़ा देंगे तो जेल पेन की का डिमांड बढ़ जाएगा, और जेल पेन का प्राइस बढ़ा देंगे तो बॉल पेन का डिमांड बढ़ जाएगा। ये है सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, आपने इंक का प्राइस बढ़ा दिया तो इंक पेन लोग कम कर देंगे खरीदना। इस तरीके से जो इनका रिलेशन है, डिमांड में जो रिलेशन है, इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई चीज पसंद है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और कोई चीज नापसंद है तो उसकी डिमांड कम होगी। प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से जो इनका रिलेशन है, जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, यही क्या है, डिमांड फंक्शन है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या हो गया, इंडिविजुअल फैक्टर्स लेना है आपको 5। कौन कौन से? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के जो फैक्टर्स हैं उसके और डिमांड के बीच में जो भी रिलेशन है वो क्या कहलाता है, फैक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहलाता है। अब इसको आप एक इक्वेशन में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो dx मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी की कितनी डिमांड है, इसको आप कैसे डिराइव करेंगे, एफ मतलब फंक्शन। इस एफ का क्या मतलब है दोस्तों, फंक्शन। और उसके बाद पी एक्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंस। ये यहाँ पर आ गया, टेस्ट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर भी इन्होंने डिटेल दे दिए। तो इन सबको आपको कुछ नहीं करना, dx इक्वल टू एफ आगे लगा और ब्रैकेट में इसके सारे फैक्टर्स लिख दो।
फैक्टर्स कौन से? जो हमने पढ़े, जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे वो वाले। ठीक है, अब आगे गए तो डिमांड फंक्शन इज जस्ट शॉर्ट हैंड वे ऑफ सेइंग दैट क्वांटिटी डिमांडेड dx which is on the left hand side is assumed to depend on the variable that are listed on the right hand side। मतलब ये है कि डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, सिंपली एक क्वांटिटी का को शो करता है कि क्या चेंज आ रहा है। यदि जैसे ये dx है लेफ्ट हैंड साइड में और फैक्टर्स हैं राइट हैंड साइड में, तो इनका ये कहना है कि यदि राइट हैंड के फैक्टर को, यानी ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, यदि आप इनको चेंज करते हैं, इनकी वजह से राइट हैंड में यानी dx में लेफ्ट हैंड में राइट हैंड के फैक्टर को, ये है राइट हैंड फैक्टर्स, इसको यदि आप चेंज करेंगे तो लेफ्ट हैंड फैक्टर्स में क्या चेंज आएगा, ये कहां से मालूम पड़ता है? डिपेंड किस पर करता है? राइट हैंड फैक्टर के। यानी राइट हैंड फैक्टर को यदि आप चेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड फैक्टर में क्या चेंजेस आएंगे, बस यही रिलेशनशिप क्या है? डिमांड फंक्शन। और यदि ये इंडिविजुअल फैक्टर्स को लेकर के देखा जाए तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, और यदि मार्केट का लिया जाए यानी सम ऑफ ऑल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है क्या? नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा कहने का मतलब है, ये वो रिलेशनशिप बताता है कि जो फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग डिमांड को में चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, बस ये सिंपल। मार्केट डिमांड भी यही है, यहाँ पर सारे फैक्टर आ जाएंगे 8 के 8 ही। P0 का मतलब है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, S का मतलब होता है सीजन एंड वेदर, और D का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब डिमांड शेड्यूल की बात करें तो डिमांड शेड्यूल का मतलब ये होता है, आपने वो चैप्टर पढ़ा था कौन सा वाला? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी हमने देखा था, वहां पर भी था डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का सिंपल सा मतलब होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो आपका डाटा है यदि आप उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो शेड्यूल कहलाता है। तो डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है, स्टेटमेंट है जो वेरियस प्राइजेस पर वेरियस कमोडिटी का डिमांड बताता है, वो इन ए गिवन टाइम पीरियड। अब ध्यान क्या रखना है आपको? तो ध्यान ये रखना है मेरे बच्चों, मित्रों, आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, various level of price and during a given period of time। तीन चीजें याद रखना है। इनका ये कहना है कि वेरियस प्राइस लेवल पर एक गिवन टाइम पीरियड में क्या क्वांटिटी डिमांड होती है, इसका आप टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन, वो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ही क्या कहलाता है? डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसे इसको ये एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट। इंडिविजुअल मतलब आप एक व्यक्ति की बात कर लेंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा, और सबकी मिला के कर लेंगे, एज ए होल की कर लेंगे, बहुत सारे लोगों की कर लेंगे तो वो मार्केट हो जाएगा। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दे दिया इन्होंने। प्राइस ये था और क्वांटिटी डिमांड में ये फर्क पड़ा। मतलब यदि 5 रुपए प्राइस है तो एक यूनिट ही खरीद रहे हैं, 4 रुपए प्राइस कम किया, देखो क्वांटिटी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद ऐसी डिमांड शेड्यूल स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स प्राइस एंड क्वांटिटी। दो लोगों के बीच में रिलेशन बताता है कौन? डिमांड शेड्यूल। क्या बताता है? इट शोज दैट मोर इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस देन एट हायर प्राइस। ये क्या कहता है डिमांड शेड्यूल? कि भैया जब प्राइस ज्यादा होता है किसी कमोडिटी का तो लोग उसको कम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम होता है तो उसको लोग ज्यादा खरीदते हैं। ये है इंडिविजुअल डिमांड का रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी का। इस एग्जांपल के थ्रू ये टेबुलर जो प्रेजेंटेशन है, इस टेबल से भी आपको ये समझ में आ रहा है
कि जब प्राइस 5 रुपए था तो सिर्फ हम 1 ही यूनिट खरीद रहे थे, और जब प्राइस 4 हुआ तो हमने 2 खरीदना शुरू कर दी। जैसे ही प्राइस 3 हुआ हम 3 यूनिट खरीदने लग गए, 2 तो 4 और 1 तो 5। जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है हम हमारी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। यही रिलेशनशिप क्या है, पर ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इसलिए ये क्या कहलाया। अभी इसमें आएगा डिमांड कर्व। तो इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को यदि आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व देख लीजिए, कुछ नहीं है, जो आपने डिमांड शेड्यूल बनाया, टेबुलर प्रेजेंटेशन किया, यदि उसी शेड्यूल को यदि आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो क्या कहलाता है, डिमांड कर्व। तो ये हो गया इंडिविजुअल। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या मतलब है, ये बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा। जैसे ये देखिए, प्राइस और इंडिविजुअल डिमांड ए और बी का, और फिर इनको दोनों को मिला दिया तो ये मार्केट डिमांड हो गया। प्राइस, उसके बाद ये इंडिविजुअल ए और बी, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो वो क्या हो गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। 5 रुपए में हम 1 यूनिट, और ये भाई साहब 2 यूनिट, पैसे वाले होंगे। फिर ये 4 रुपए में 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 रुपए में 3 और 4, 2 रुपए में 1 और 6। इस तरीके से दोनों मिला दिया हमने, कंबाइन कर दिया, तो ये जो हमारा ग्राफ आया ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड। और यदि इसको हम ग्राफ में प्रेजेंट कर दें, ये कॉलम और इस कॉलम को लेकर यदि हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दें तो ये क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि डिमांड शेड्यूल क्या है और डिमांड कर्व क्या है। डिमांड शेड्यूल का मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप यदि एक गिवन टाइम पीरियड के लिए यदि आप उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते हैं टेबल में कि प्राइस इतना है, क्वांटिटी डिमांड इतनी है, तो वो क्या कहलाता है। यदि इंडिविजुअल का करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और डिमांड शेड्यूल है। और यदि सबकी मिला देंगे, इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल का मिक्स करके एक बना देंगे तो हो जाएगा मार्केट। ये है शेड्यूल। अब यदि इसी शेड्यूल को आप ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, यदि इसी डिमांड कर्व इज अ रिलेशन जियोग्राफ डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। क्लियर, यही मैंने पहले बोला था। अच्छा, ये क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, उसका प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और डिमांडेड कमोडिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अन्य फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के। अन्य फैक्टर से मतलब क्या है कि हमने फैक्टर्स बहुत सारे पढ़े हैं, 8 फैक्टर पढ़े, 8 में से प्राइस ऑफ गिवन क्वांटिटी देखो और उसकी डिमांड देखो। बाकी जो 7 फैक्टर हैं, जैसे क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उसके बाद अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज, ये चीजों को कांस्टेंट रखो। सिर्फ क्या देखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। ये इंडिविजुअल का हो गया प्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी डिमांड आएगा और वाई एक्सिस में हमेशा प्राइस आएगा। और इसको हमने ये ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया ग्राफ। अब ऐसे ही मार्केट डिमांड का होगा। ये ए और बी का इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन है, और इसके बाद ए और बी दोनों मिला दिया तो ये मार्केट का यहां से आ जाएगा। अच्छा, मार्केट डिमांड कर्व को फ्लैटर क्यों होता है ये, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी से हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डिटरमाइन करते हैं। लेट अस कैलकुलेट द, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहां से करोगे 4 - 8 और 4 - 2, तो ये -2 का मतलब -2 में ही आएगा, माइनस में ही रिजल्ट आएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि अपोजिट जाते हैं। प्राइस यदि बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और यदि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, इसलिए हमेशा माइनस साइन आएगा। और माइनस साइन जस्ट शोज अपोजिट रिलेशन। ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ क्या दिखाता है, अपोजिट रिलेशन। अपोजिट रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि दोनों विपरीत दिशा में बात करते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड ज्यादा होगी।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का क्या मतलब है गाइस? Nothing wrong. Keeping other things being constant. What does it mean? Then it means that you have to keep all the factors of determining demand constant. Just think about two things like price of given commodity and quantity demanded of that commodity. That means, for example, this is water bottle and you have to just see price of this bottle only. You have to just imagine or talk about only this bottle price and quantity demand of this bottle price only, nothing else. Taste preference, income of consumer, population size, income distribution, keep that all those factors constant. Don't think about those factors. उन फैक्टर्स के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि यदि इस बॉटल का प्राइस हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इस बॉटल का क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आएगा, ये शो करता है लॉ ऑफ डिमांड बताता है। कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब ये कि जो अदर फैक्टर है, सिर्फ प्राइस वाला फैक्टर लो और प्राइस में भी खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का नहीं, ये ध्यान रखना है। रिलेटेड गुड्स का प्राइस नहीं लेना, सिर्फ उस कमोडिटी का खुद का प्राइस। जैसे ये है पेपर वेट, इस पेपर वेट का प्राइस आपको देखना है और बाकी फैक्टर टेस्ट प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज, सीजन एंड वेदर, ये सब को गोली मारो, सिर्फ प्राइस की बात करो और क्वांटिटी डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है, और जैसे ही आप प्राइस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वैसे ही डिमांड कमोडिटी की इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स मींस अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ceteris paribus. कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट को विदेशी शब्द में क्या कहा जाता है? सिटेरिस पेरिबस। याद रखना सिटेरिस पेरिबस का क्या मतलब है, इसको याद रखना बच्चों, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। यदि लॉ ऑफ डिमांड आ गया तो कीपिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट के ब्रैकेट में आपको सिटेरिस पेरिबस लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। मान लीजिए यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा, आपने सिटेरिस पेरिबस नहीं लिखा कीपिंग अदर थिंग्स के ब्रैकेट में, तो आपका 1 नंबर तो कट जाएगा, मैं तो काट लूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं, आप ये याद रखना निकनेम। जैसे आप लोग फोन पे बात करते हैं, जानू, सोना, मेरा बच्चा, ऐसी बात करते हैं ना, अलग अलग नाम से एक ही व्यक्ति को बुलाते हैं, ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड का एक और नाम है और वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। एजम्पशन क्या है इस लॉ के? इस लॉ के एजम्पशन ये है कि व्हाइल स्टेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड वी यूज द फ्रेज कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट और सिटेरिस पेरिबस। और इस अदर फेस का मतलब क्या है? तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन सेम, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, सबको सेम रखना है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड देखना है। तो ये एग्जांपल अगेन वही वाला जो हमने डिमांड शेड्यूल में देखा था, 5 रुपए के प्राइस में ये, अब इसको आप ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किसका? इनवर्स यानी अपोजिट। इनवर्स यानी अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत जाना, है ना, एक दूसरे के विपरीत जाना। ये ईरगली तो ये वीरगली जा रहा है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद क्वालिटी नॉट क्वांटिटेटिव, qualitative not quantitative, it makes a quality statement that is indicates the direction of change in amount demanded and does not indicate the magnitude of change.
कितना चेंज होगा ये नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये बताता है कि चेंज होगा। प्राइस आप चेंज करोगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा इसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड बात नहीं करता। नो प्रोपोर्शनल रिलेशन, नो प्रोपोर्शनल रिलेशन का क्या मतलब है कि इट डज नॉट इस्टेब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन चेंज इन डिमांड, change in price and resultant change in demand. If price rises by 10%, quantity demanded may fall by any other proportion. कहने का मतलब ये है कि फिक्स परसेंटेज नहीं है लॉ ऑफ डिमांड। ये नहीं कहता कि दादा आप प्राइस 20% से बढ़ा लोगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 25% से कम हो जाएगी। ऐसा कोई भी परसेंटेज का फिक्सेशन नहीं है। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, चेंज होगा, चेंज होगा, लेकिन कितना होगा, प्रोपोर्शन कितना है, ये फिक्स नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर से समझो दूसरे शब्दों में। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने प्राइस को चेंज कर दिया, आपका पहले प्राइस 10 रुपए था, इस प्राइस को आपने 30% से कम करके 7 रुपए कर दिया। अब आपकी क्वांटिटी डिमांड कितने से इंक्रीज होगी, क्या परसेंटेज होगा, ये फिक्स नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या कहता है कि यदि आप प्राइस बढ़ाओगे, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे तो आपका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, और यदि आप अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख के प्राइस को कम कर दोगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल ये कहता है, मेजरमेंट की बात नहीं करता। वन साइडेड है, one sided law of demand is one sided as it only explain the effect of change in price. ये one sided, एक तरफा आग लगती है, एक तरफा मोहब्बत होती है, तो वो वाला काम है लॉ ऑफ डिमांड का। इसकी मोहब्बत सिर्फ चेंज इन प्राइस से है कि प्राइस चेंज होने से क्या होगा, सिर्फ इसी के बारे में बात करता है। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन में मतलब इसको थोड़ा सा प्रूव करने की बात की है। डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को प्रूव करना कि भाई साहब ये हवा में तीर तो नहीं चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फॉर ए कमोडिटी राइजेस विद फॉल इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एज गिवन बाय लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डिराइव्ड बाय मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस कंडीशन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन दो चीजों से आप लॉ ऑफ मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमांड को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है कि प्राइस सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशंस कंज्यूमर परचेज दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट विच मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इनका ये कहना है कि जब आप किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं, और यदि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी आपने यदि 10 रुपए दिए और एक कचौरी खाई और उस कचौरी का जो मजा था वो 10 के बराबर था, 10 रुपए के बराबर था, आप सेटिस्फाइड हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी तो प्रॉपर्टी बिक गई, कि मेरे को मजा ही नहीं आया, 10 रुपए की कचौरी खा के ही मैं बर्बाद हो गया, भिखारी हो गया, सड़क पे आ गया। यदि इस तरह की फीलिंग आपके पास नहीं आती है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं लुट गया, आपको यूं लगता है मेरे को तो मजा आ गया यार, क्या कचौरी थी, आज कचौरी नहीं खाता तो जीवन ही अपना बेकार था, ये कचौरी खा के तो मजा ही आ गया, मैंने 10 क्या 10 की जगह कोई 20 लेता मेरे से तो भी मेरे को नहीं अखरता। यदि इस तरह के आप सोचते हैं कि दैट what I have paid I have gained through consuming that commodity, मैंने जो भी पेमेंट दिया है मैंने उस कमोडिटी को कंज्यूम करके वो सब वसूल लिया। जैसे अपन कई बार मूवी देखने जाते हैं, अभी तो 4 महीने से लॉकडाउन है, घर में बैठे हो तो कोई मूवी का कोई कालम ही नहीं है, पर जैसे अपन जाते हैं मूवी देखने, अपन ने 100 रुपए की टिकट ली, वो भी आमिर खान की मूवी आएगी तो वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, 500 रुपए फीस होती है उनकी, 300-400 रुपए से कम नहीं होता। अब आप साहब मूवी देखने चले गए, अरे यार ऐसा सेमड़े जैसा मुंह बना रहे हो, सड़ेला बिल्कुल एकदम, ये मजा नहीं आया यार, पैसे बर्बाद हो गए यार मेरे। तो यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम पर नहीं है, लेकिन आप मूवी देख के निकले, और बाबा मजा आ गया यार, क्या फिल्म थी यार,
पूरे पैसे वसूल हो गए यार, एक बार और आऊंगा मैं दोस्त के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पेमेंट दिया उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, मतलब आप इक्विलिब्रियम पर हो। और मार्जिनल यूटिलिटी यही बात करता है कि आपने कहीं पर 50 रुपए खर्च किए हैं तो आपको जो यूटिलिटी आई है वो 50 रुपए के बराबर आनी चाहिए। आप समझ गए? अब मैं आगे बढ़ता हूं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से, इफ प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स टू मेक मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस, इट इनकरेजेस द कंज्यूमर टू बाय मोर। मतलब आपने एक कचौरी खाई, मजा आ गया यार, 10 की कचौरी थी लेकिन मजा 20-25 के बराबर आया। क्यों? क्योंकि अच्छी भूख लगी हुई थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो जब आपने एक कचौरी खाई, बोलो मजा आ गया यार भाई, तू एक और दे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 रुपए से भी ज्यादा मजा आया, वो 10 रुपए से भी ज्यादा आपको मजा आया। तो ये क्या है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जितना आपने प्राइस के पे किया उससे ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कंज्यूमर क्या करता है? ज्यादा खरीदता है। इट शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ गुड फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, बाहुबली मूवी रिलीज हुई साहब, लोगों ने 300 400 500 रुपए का टिकट ले लेके देखी। फिर जब उसके भाव कम हुए तो फिर से सस्ते में देखी, कि पहली बार तो महंगे में देख ली थी, समझ में ही नहीं आई। तो इस तरीके का जब होता है कि किसी कमोडिटी को कंजम्पशन में आपको सेटिस्फेक्शन जितना आप पे करते हो उससे ज्यादा मिल जाता है, होता है ना, अच्छी भूख लगी हो और क्या खाना मिला यार, आज तो मजा आ गया। इसका मतलब है जो आपने प्राइस पे किया उससे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिला, और ज्यादा सेटिस्फेक्शन जब मिलता है तो हम उस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं, ऐसा इनका कहना है। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर अंटिल एमयू फॉल्स इनफ टू बी इक्वल टू प्राइस अगेन। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे आप प्राइस कम करोगे या प्राइस बढ़ाओगे तो भी आदमी खरीदता रहता है, लेकिन एक सिचुएशन है, अरे यार रोज के रोज कचौरी खाते, हटाओ, अलग पैसे वेस्ट है, अब दूसरा खाएंगे, सेटिस्फाई हो गए आप। अब आपको मजा नहीं आ रहा है, अरे यार बाहुबली 4 बार देख ली, अब नहीं देखना यार, कोई दूसरी फिल्म देखेंगे, अब इस पे पैसे नहीं लगाना। तो फिर उसका डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। यानी प्राइस कम होगा तो भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ेगा। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। अब यहां पर क्या हुआ? इफ प्राइस ऑफ गुड राइजेस, इसका मतलब क्या है कि आपका प्राइस आपने दिया, जैसे कई बार क्या होता है, हमको भले ही भूख अच्छी लगी हो पर किसी किसी दुकान में आप गए और कचौरी खाई, अरे यार क्या कचरा खिला दिया है, ठंडी गार कचौरी खिला दी आपको, बादशाह खिला दिया आपको कचौरी के नाम पे, मजा ही नहीं आया आपको, एकदम ठंडी थी, आप एकदम जोश में गए, बस तो एकदम 20-25 कचौरी खाऊंगा, समोसे एकदम समोसे ही समोसे दूंगा, भले ही कितना भी प्राइस ले ले यार, बस तू समोसे ही समोसे खिला तो मेरे को 8-10। पहला समोसा खाया आपने, एकदम ठंडा गार, मजा ही नहीं आ रहा है, तो अब क्या, सूमड़े जैसे